हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेयर कर रहा है, दो वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहा है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और उसको समझने के लिए कुछ जो एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी लगेगा उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू लाइट्स वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस, इसको अंडरलाइन करते हैं, हम लोग बाद में समझेंगे। व्हेन टू लाइट वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एंड सुपरपोज, ओके, सुपरपोज मतलब मिक्स हो गया, देन इंटेंसिटी एट सम प्लेसेस इंक्रीजेस एंड इंटेंसिटी एट सम प्लेसेस डिक्रीजेस। दिस फेनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक ही डायरेक्शन में जाने वाला दो लाइट जो कि कोहेरेंट सोर्स से निकला हुआ हो, जो दो लाइट अगर सुपरपोज होता है तो किसी जगह पे इंटेंसिटी बढ़ जाता है, किसी जगह पे घट जाता है, मतलब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। इसको अगर नहीं समझेंगे तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? देखो, कोहेरेंट सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स का मतलब कि दोनों सोर्स को हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे तभी जब दोनों से निकलने वाला लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। नंबर वन क्या होना चाहिए? दोनों ही लाइट, मतलब दो सोर्स है, दोनों ही सोर्स से लाइट निकल रहा है, तो ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। किस लिए? अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, मतलब लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। क्या होगा? टू मस्ट इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों से ही निकलने वाला लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। नंबर वन, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया मतलब वेवलेंथ भी सेम होगा, मतलब दोनों का कलर सेम होना चाहिए। ओके, एक ही कलर का दो फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो टू मस्ट इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे मेंटेन कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब दो जो लाइट है दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में बीच में 30 डिग्री फेज डिफरेंस है तो दोनों हमेशा वो 30 डिग्री रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी बढ़ के 40 हो जाएगा, कभी बढ़ के 15 हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और दोनों का बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए। कोई आगे दौड़ रहा है, कोई पीछे दौड़ रहा है, दौड़ने दो, लेकिन वो गैप सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम लोग उन दोनों सोर्स को क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स। ओके, तो टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे मेंटेन ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दैट मीन्स विथ टाइम के साथ साथ फेज डिफरेंस बदल नहीं रहा है, विथ टाइम। ये वर्ड को लिखना जरूरी है, विथ टाइम। तो ये कोहेरेंट सोर्स होना बहुत जरूरी है, तभी जाके इंटरफेरेंस फेनोमेना हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो टू कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाला लाइट अगर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? किसी जगह पे इंटेंसिटी बढ़ जाता है, किसी जगह घट जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है? टू टाइप का होता है। एक तो है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जब दोनों ऐड करके मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाता है, मतलब इंटेंसिटी किसी किसी रीजन में बढ़ जाता है। तो जिस रीजन में इंटेंसिटी बढ़ जाता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट किया है, वो इंटेंसिटी बढ़ गया है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम हो गया है वहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी मिनिमम, कैसे हो रहा है? क्योंकि जो वेव है, वेव क्या होता है? हम लोग केसी कांड में भी पढ़ चुके हैं और क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। वेव में फेजर होता है, वेव एक फेजर होता है, मतलब उसमें फेज होता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फेज कि दोनों को ऐड करके क्या वैल्यू होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस फेज में मीट कर रहा है। ठीक है, एक वेव का मैक्सिमम वैल्यू है 3 और एक वेव का मैक्सिमम वैल्यू है 4, तो दोनों मिला के 4 + 3 7 होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है।
डिपेंडिंग अपॉन फेज। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वेव है, वो ऐसे जा रहा है वेव, मतलब ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं पार्टिकल्स को। ये सब क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, मिनिमम वैल्यू -3, और नीचे और एक वेव है, उसका भी एम्पलीट्यूड क्या है सेम है और एक ही पैटर्न में जा रहा है। फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वो तो पहले ही बोल गया। और यहाँ पे क्या है 3 और -3। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर इस दोनों मिक्स अप हो गया, अगर ये दो सोर्स आपस में मिक्स अप हो जाता है तो दोनों मिला के क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि दोनों ऐड हो जाता है एल्जेब्रिकली। तो क्योंकि ये देखो एक ही फेज में है, ये जब 0 तो ये 0, ये जब मैक्सिमम ये मैक्सिमम, ये 0 तो ये 0, मतलब एक ही साथ मूव कर रहे हैं, दोनों में फेज डिफरेंस है नहीं। तो अगर इसको अगर ऐड करेंगे तो दोनों मिला के ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब +6 से -6 तक वेरी करेगा। तो अगर ये वेव अकेला ही जाता तो उसके लिए मैक्सिमम +3 to -3 में वेरिएशन होता पार्टिकल्स का। अगर ये वेव अलग से जाता तो +3 से -3 होगा, लेकिन दोनों वेव अगर एक साथ जाके सुपरपोज होगा तो पार्टिकल +6 से -6 हो जाएगा। वेरी सिंपल, 3 + 3 4 6। लेकिन उतना सिंपल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सिंपल है लेकिन उतना सिंपल नहीं है। हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, फेज देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम फेज में है, एक ही कंडीशन में, इसीलिए ऐड हो रहा है। अगर दूसरा कंडीशन में होगा तो क्या होगा, 0 हो सकता है। देख लेते हैं, अगर ऐसा रहेगा तो ये भी 3 से -3 तक वेरी कर रहे हैं, लेकिन ये ऑपोजिट फेज में है। यहाँ पे ये मैक्सिमम पहुँच गया, उसी टाइम में मिनिमम पहुँच गया। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, नो डिस्टर्बेंस। ये वेव अगर जाता तो ऐसे होता डिस्टर्बेंस, ये वेव जाता तो ऐसे होता, दोनों एक साथ जाते तो क्या होता, कुछ नहीं होता डिस्टर्बेंस, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को नालीफाई कर रहे हैं। ये भी 3 से, ये इसका भी वैल्यू 3 है, इसका भी वैल्यू 3 है एम्पलीट्यूड, लेकिन 3 + 3 मैक्सिमम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कट जा रहा है क्योंकि ऑपोजिट फेज में है, 180 डिग्री फेज में है। ठीक है, तो ऐसे वेव को जब हम लोग ऐड करेंगे तो उसका फेज देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वेव का इक्वेशन तो हम लोगों को पता ही होगा, y = a sin ωt, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ωt - kx। ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशंस, x एक्सिस के अलोंग अगर एक वेव जा रहा है तो उसका जो पार्टिकल्स है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y = a sin ωt - kx। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो कंडीशन फाइंड करेंगे, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब दोनों ऐड हो जाता है और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, और कौन सा कंडीशन में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देता है और मिनिमम इंटेंसिटी होता है, वो कंडीशन हम लोग डिराइव करने वाले हैं। हमारे पास दो सोर्स है S1 एंड S2, दोनों सोर्स से लाइट निकल रहा है। हम लोगों को पता है कि पॉइंट सोर्स से किधर लाइट निकलता है, चारों ओर लाइट निकलता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे एक पॉइंट से निकलता है और दूसरा पॉइंट से भी सेम कंडीशंस। तो हम लोग क्या चाहते हैं, एक स्क्रीन रखा हुआ है, उसका अलग अलग प्लेस में देखना चाहते हैं कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, कहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी। तो हम लोग एक स्क्रीन का कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, मान लेते कि इस पॉइंट में क्या होगा वो हम लोग को देखना है। इस पॉइंट में क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा कि कुछ क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इससे निकलने वाला 1000 रे है, लेकिन कोई एक रे तो यहाँ पे पहुँचेगा, ये वाला रे, और इससे 1000 रे निकल रहा है लेकिन कोई एक यहाँ पे पहुँचेगा। वहाँ पे एक लाइट जल रहा है, वहाँ पे एक लाइट जल रहा है, तो यहाँ पे कितना इंटेंसिटी होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ से आने वाला एक रे और यहाँ से आने वाला रे यहाँ पे आके मिक्सअप हो रहा है। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो इस जगह पे यहाँ से निकलने वाला कई सारा रे से किसी एक तो रे यहाँ पे पहुँचेगा, तो वो रे हम लोग ले लिए। अब क्या यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ से एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये एक्स तो ट्रेवल कर ही रहा है और एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स ट्रेवल कर रहा है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये वेव यहाँ से जाके जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसका, और ये वेव यहाँ से जाके यहाँ पे पहुँचेगा तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, y1 = मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड a1 है, तो a1
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 क्या होगा इसके लिए, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। इज इट ओके? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव। फाइव क्या है, फाइव मतलब के डेल्टा एक्स, मतलब फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस है कि नहीं है? इस वेव का फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इस वेव का फेज कितना है, ओमेगा टी के माइनस के एक्स माइनस फाइव, मतलब दोनों वेव में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया है। कितना फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला निकल गया, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस। इसको याद रखना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे इसको, सिंपल अलजेब्रा से ऐड करेंगे, नॉर्मल जैसे करते हैं। तो लिखते हैं y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। हम लोग इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे और हम लोग क्या लगाएंगे, साइन ऑफ a प्लस b, वो वाला फॉर्मूला थोड़ा सा लगाएंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो y1 और y2 का वैल्यू जो निकला वो यहाँ पे डाल देंगे। ये जो y2 की जगह ये है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव, इसको हम लोग साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला डाल सकते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको डालने के बाद क्या हुआ, ये जो साइन ओमेगा टी वाला टर्म है उसको कॉमन लेते हुए हम लोग ये टर्म मिलेगा हम लोगों को, और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ ये टर्म मिलेगा। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये तो मिक्सअप हो गया ना, हम लोग एक साइन फॉर्म में चाहते हैं, सिंपल फॉर्म में। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो चीज़ है इसको हम लोग ए कॉस थीटा मानेंगे, और ये जो चीज़ है इसको ए साइन थीटा मानेंगे। अगर ये सब चीज़ यहाँ पे डाल देंगे तो ऐसे आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस साइन थीटा, मतलब ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेव का इक्वेशंस, मतलब जो वेव दोनों मिक्स हो रहा था, एक हो रहा था ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव, दोनों मिक्स करके कैसा हुआ, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा। तो ये a का वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, इन दोनों से मिल जाएगा। a इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। पहला वेव का एम्पलीट्यूड a1, सेकेंड का a2, दोनों मिला के जो बना उसका एम्पलीट्यूड a। तो वो कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन से मिल जाएगा। इन दो इक्वेशंस को दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये निकल जाएगा रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, ये निकल जाएगा। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड पता कर सकते हैं तो आसानी से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं रिजल्टेंट का, मतलब a1 और a2 दो अलग अलग एम्पलीट्यूड वाला दो वेव किस जगह पे मीट कर रहा है, दोनों मिला के जो वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, फर्स्ट का ए स्क्वायर सेकेंड ए स्क्वायर 2a1 a2 cos थीटा। थीटा इज द क्या, थीटा मतलब सॉरी थीटा नहीं होगा, यहाँ फाइव होगा, फेज डिफरेंस, कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम लोग i डाल सकते हैं, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ओवर i1 i2 cos फाइव। i क्या है, i मतलब इंटेंसिटी। तो हम लोग को पता है इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो a1 स्क्वायर मतलब फर्स्ट का इंटेंसिटी, सेकेंड का इंटेंसिटी, 2 रूट ओवर i1 i2 cos फाइव, इसकी जगह क्या डालेंगे, i डालेंगे। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जो दोनों मिला के इंटेंसिटी बन रहा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर, क्योंकि बाकी कुछ चीज़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग प्लेस में फाई का वैल्यू अलग अलग होगा। तो दिस इज मैक्सिमम, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन cos फाई इक्वल्स टू 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। तो cos फाई जब 1 होगा तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। अब cos फाई 1 अगर होगा तो इसका इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई का वैल्यू क्या होगा बोलो, cos 0 मतलब 1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos 4 पाई 1 होता है, मतलब इसको हम लोग जनरली क्या लिख सकते हैं, 2n पाई, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 0 से शुरू होगा, 0 1 2 ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो फाई निकल गया।
अब फाई की जगह क्या डाल सकते हैं, के डेल्टा एक्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फाई की जगह क्या आ गया, 2n पाई। तो फाई मतलब 2n पाई, फाई मतलब के डेल्टा एक्स पहले हम लोग डिराइव कर चुके हैं। के मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n पाई। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं, 2n इंटू लैम्डा बाई 2, ये हो गया डेल्टा एक्स। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। 2 इंटू लैम्डा बाई 2, 4 इंटू लैम्डा बाई 2, 6 इंटू लैम्डा बाई 2 चलेगा, लेकिन 3 इंटू लैम्डा बाई 2 ये नहीं होगा। एन कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 ऐसा। ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशंस। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मतलब -1 होना चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाई क्या होना चाहिए, -1। कॉस फाई -1 कब कब होता है, जब फाई का वैल्यू क्या होता है, पाई होता है, 3 पाई होता है, ऐसा चलता रहता है। मतलब इसको हम लोग जनरली क्या लिख सकते हैं, 2n -1 इंटू पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो फाई की जगह 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2n -1 इंटू पाई। तो यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं ना, डेल्टा एक्स हो जाएगा 2n -1 इंटू लैम्डा बाई 2। मतलब डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना कंडीशन है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। इसको हम लोग टेबुलेट कर लेते हैं एक जगह पे कि कौन सा कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव होता है, कौन सा कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव होता है। तो हम लोग समराइज कर लेते हैं, जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होता है, जब दोनों वेव जो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। लैम्डा बाई 2 मतलब वेवलेंथ का जो आधा वैल्यू है उसका अगर इवन मल्टीपल ऑफ होगा तो वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस जगह पे। मतलब 2 इंटू लैम्डा बाई 2, 4 इंटू लैम्डा बाई 2, 6 इंटू लैम्डा बाई 2, इस जगह पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। और डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशंस है। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कॉस फाई का वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है, कॉस फाई की जगह हम लोग 1 डाल देंगे, अल्टीमेटली A1 + A2, मतलब सिंपल 2 ऐड हो जाता है। और मिनिमम कब होता है, डिस्ट्रक्टिव की वजह से, उस टाइम में क्या होता है, A1 - A2 होता है। ये तो हो गया एम्पलीट्यूड की बात। इंटेंसिटी की बात करें तो क्या होगा, I1 + I2 + 2 I1 I2 कॉस फाई मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, √I1 + √I2 होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू कितना होगा डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में, √I1 - √I2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी सारा फार्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ए और ए, किस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, किस कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव होता है, जो कि हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे तो ये दो रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब वेरी सिंपल्स, दो सोर्स है, दोनों का एम्पलीट्यूड है A1 A2, इंटेंसिटी है I1 I2, दोनों जाके मिक्स हुआ तो दोनों मिला के जो वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस फॉर्मूला से हम लोग याद कर सकते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे cos फाई था, ये तो मैक्सिमम है। और इंटेंसिटी जो है वो उस फार्मूला से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग पिछले सेक्शन में देखे हैं। स्पेशल कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, जिसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और एक स्पेशल कंडीशन में मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, जिसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। सो दिस आर द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।